मित्रों नमस्कार। पिछले दिनों अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेस को लेकर काफ़ी गहमागहमी रही। लोगों के मन में काफ़ी उत्सुकता देखी गई कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है कैसे होता है। मैं भी जानता था, लेकिन सतही तौर पे जानता था। तो मैंने इस संदर्भ में अपने स्तर से रिसर्च शुरू किया कि आखिर एग्जैक्ट प्रोसेस उसका क्या होता है। इस क्रम में मैंने कुछ किताबें पढ़ी जो स्पेशली अमेरिकन प्रेसिडेंशियल प्रोसेस पर ही था। उसी क्रम में हमको एक खान सर जो जीएस के हैं, पटना के ही हैं, उनका वीडियो देखने को मिला। तो उन्होंने जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के संदर्भ में बताया था प्रोसेस को, वो गलत था। हालांकि वे पॉपुलर टीचर हैं, मैं भी उनके कुछ वीडियो का प्रशंसक रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी शिक्षक को जिस पर कि लाखों लड़के भरोसा करते हैं, तो डेफिनेटली उनको कोई भी चीज़ बताने के पहले खुद उसको समझ लेना चाहिए। खुद समझने के बाद बच्चों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। हमको लगा थोड़ी जल्दीबाजी में उन्होंने वीडियो बना डाली, तो कमर्शियल प्रेशर से ऐसा प्रायः होता है। ऐसे अच्छे टीचर है वो। तो मुझे लगा कि चूँकि यह तथ्य लड़कों के बीच जो जा रहा है वह ठीक नहीं है, तो उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, इसको करेक्ट करके एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी का आलोचना करूं या किसी का बुराई करूं। डेफिनेटली इसके पीछे एकमात्र यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चों के बीच जो गलत तथ्य चला गया है उसको रेक्टिफाई करूं। अब आप उस वीडियो को देखिए जिसमें खान साहब ने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल रूल के संदर्भ में बताया है। अमेरिका के संसद को हम कांग्रेस कहते हैं। जिस तरह हमारी लोकसभा है तो ये बड़ी है, वैसी अमेरिका का ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये बड़ा है। इसमें 235 सीट होती है और 3 सीट वाशिंगटन डीसी से आती है, उसकी राजधानी, यानी 438 सीटें हो जाती है। और सीनेट होता है एक तो, जो राज्यसभा के जैसे होता है। हर राज्य से 2-2 आते हैं। तो अमेरिका में 50 राज्य, तो 2 आएंगे 100, तो टोटल 538 होते हैं। अब ये 538 का अगर आप निकालेंगे ना तो 273 होता है। तो हमारे यहाँ केवल लोकसभा का महत्व है बहुमत के लिए, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में टोटल सीट के लिए आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों चाहिए, और इसकी मेजोरिटी चाहिए आपको 270, जो बाइडेन पा चुके हैं। अब ये कंफर्म है कि बाइडेन ही यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो जनवरी में अपनी शपथ को ले लेंगे। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि अमेरिकन कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट का कोई भी भूमिका अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं है। तथ्य ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स के संख्या के आधार पर नहीं होता है। जैसा कि अक्सर आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के संदर्भ में देखने को मिलता है। भारतीय प्रधानमंत्री का चुनाव संसद में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर होता है। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि अमेरिकन संसद में जिन दल का बहुमत होता है उसके प्रतिनिधियों के आधार पर जो होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया जाता है। ऐसा कई बार देखा गया अमेरिका में कि जिस दल का राष्ट्रपति होता है उस दल का बहुमत अमेरिकी संसद में नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो कार्यकाल होता है 2 साल का होता है, जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होना होता तो फिर तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर भाई। क्योंकि जितना कार्यकाल सदन का होता है उतना ही कार्यकाल राष्ट्रपति का भी होना चाहिए होता है, या फिर जितना कार्यकाल राष्ट्रपति का होता उतना ही कार्यकाल सदन के लोगों का होता। तो ये बात समझ में आती कि भाई ये उसका चुनाव करता है। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यानी कि सीधी सी बात है कि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या से राष्ट्रपति के चुनाव का कोई संबंध नहीं है, या फिर अमेरिकी कांग्रेस के या अमेरिकी संसद के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य तौर पर नहीं करते हैं। देखिए, अमेरिकन कांग्रेस का 2 पार्ट होता है, एक सीनेट होता है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। सीनेट में
टोटल 100 मेंबर हैं, वो फिक्स होता है। क्योंकि अमेरिका में प्रावधान है कि एक स्टेट से बड़ा हो या छोटा हो, चाहे उसकी जनसंख्या जितनी हो, एक स्टेट से 2 सीनेट चुने जाएंगे। इस लिहाज से पूरे अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो 50 × 2 यानी कि 100। यह भारत के अपर हाउस यानी कि राज्यसभा के समतुल्य होता है। प्रति 2 साल पर लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और फिर 1/3 सदस्यों का पुनः जो है निर्वाचन किया जाता है। इसका काम कानून बनाना, उस पर डिस्कशन करना, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो डील होता है, एग्रीमेंट होता है, उसको अनुमोदित करना यानी कि रेटिफाई करना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को अनुमोदित करना, न कि चुनना, अनुमोदन करता है, उसको रेटिफाई करता है। दूसरा सदन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसकी संख्या होती है 435। 3 जो होता है वाशिंगटन डीसी से आता है। टोटल हो गया 438। हालांकि इसमें 6 और भी मेंबर होते हैं जो कि नॉन वोटिंग होते हैं। तो ये जो होते हैं अमेरिका के विभिन्न स्टेट से आते हैं। सीनेट में हुआ कि राज्य बड़ा हो या छोटा हो, चाहे उसकी जनसंख्या जितनी हो, उसमें 2 सीनेट प्रति राज्य चुने जाते हैं। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स होते हैं वह स्टेट्स के जनसंख्या के आकार के मुताबिक होते हैं, उनकी संख्या होती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है, वैसे ही अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट होता है। तो राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, इसका निर्धारण बेसिकली उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। तो जितना अधिक जिस राज्य में जनसंख्या रहेगा उतना ही अधिक डिस्ट्रिक्ट होगा, यानी कि उस राज्य से उतने ही अधिक मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है, यानी कि प्रति 2 वर्षों में जो होता है इनका चुनाव होता है। यूएस कांग्रेस का जो भूमिका होता है विभिन्न प्रकार के लेजिस्लेशन को पास करवाने से लेकर विभिन्न नीतियों पर चर्चा करना भी होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार और यूएस कांग्रेस के बीच का संबंध जो होता है चेक एंड बैलेंस की बेस पर होता है। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका प्रोसेस का नाम है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। बेसिकली वह निर्वाचक मंडल होता है। तो अमेरिका की जनता अपने प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट नहीं करती है, वह पहले अपने अपने राज्य से इलेक्टर्स का चुनाव करती है। यह बात आप जान लें कि इलेक्टर्स जो होते हैं वह अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स के अलावे होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जितने अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर एक स्टेट से जाते हैं उतनी ही संख्या इलेक्टर्स की भी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक स्टेट से 2 सीनेट जाते हैं और प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो होता है उसका जनसंख्या के मुताबिक उसकी संख्या तय होती है। तो इसके समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कोलंबिया का। कोलंबिया अमेरिका का एक स्विंग स्टेट है, जहां कोई भी प्रत्याशी जीतता है तो माना जाता है कि वह जो है उसके प्रेसिडेंट बनने में एक निर्णायक भूमिका अदा करती है, क्योंकि वहाँ का जो संख्या होता है इलेक्टर्स की वो 55 होती है। तो जैसे कोलंबिया से जो है 2 सीनेट हैं और 53 जो है आपको प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हैं। तो 53 + 2 55 हुआ। तो उतने ही इलेक्टर्स भी यहाँ से चुने जाते हैं। लेकिन ये जो इलेक्टर्स की चुनाव होता है वहाँ पर वह लिस्ट सिस्टम के तहत होता है। वैसे तो अमेरिका में बहुत दल हैं, लेकिन 2 प्रमुख दल हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरा रिपब्लिक। तो क्या किया जाता है उसमें कि जैसे कोलंबिया का मैंने एग्जांपल लिया कि 55 वहाँ पर जो इलेक्टर्स का जो है असाइन है किया गया है संख्या, तो डेमोक्रेटिक भी 55 लोगों का लिस्ट जारी करती है और डेमोक्रेटिक पार्टी भी 55 लोगों का लिस्ट जारी करती है। वो कहती है कि भाई देखिए मेरा लिस्ट ये है और मेरा लिस्ट ये है। तो लोग उसके समर्थन या विरोध में वोट करते हैं। तो अगर एक भी वोट से कोई दल जीत जाता है उस स्टेट में तो उसके सभी 55 इलेक्टर्स जीत जाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी एक वोट से हार जाता है तो एक साथ सभी 55 इलेक्टर्स हार जाते हैं। या समझिए बात को, पर्टिकुलर लोगों पर, जैसे यहाँ पर एमपी का पर्टिकुलर चुनाव होता है ना कि हर एक एमपी के लिए अलग अलग इलेक्शन प्रोसेस होता है, फिर वह अपने विरोध में खड़ा होने वाले प्रत्याशी के खिलाफ लड़ता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट जो टोटल होता है राज्य का, स्टेट का,
वो पूरा लिस्ट में जितने भी लोग होते हैं 55 हो, 30 हो, 35 हो, 36 हो, वह दूसरे पार्टी के इलेक्टर्स के लिस्ट के खिलाफ लड़ता है। और जो मतदाता होते हैं वह पूरे लिस्ट के लिए वोट करते हैं। और उसी वजह से कहा जाता है कि एक ही बार में क्या होता है कि अगर पूरा का पूरा काउंटिंग हुआ और एक भी चुनाव वोट से जो एक पार्टी चुनाव हार गई, तो देखा यह जाता है कि पूरा का पूरा 55 उस राष्ट्र जो भी आते हैं इलेक्टर्स, वो पूरे के पूरे जीतते हैं या पूरे के पूरे हारते हैं। इसका दूसरा माने इसका अपना जो है गुण दोष है, लेकिन जिन्होंने भी इस सिस्टम को लागू किया कुछ सोच समझ के उन्होंने लागू किया होगा। इसकी आलोचनाएं होती हैं कि सही है गलत है, क्योंकि प्राय ऐसा होता है कि इस केस में अगर ऑन द होल पूरे राष्ट्र की हम बात करते हैं तो अक्सर देखा जाता है या प्राय ऐसा होता रहा है कि जो पॉपुलर वोट ज़्यादा जिनको मिलता है वो हार जाते हैं, और जिनको कम मिलता है उनको इलेक्टर्स की संख्या ज़्यादा मिल जाती है, वो जीत जाते हैं। जैसे पिछले चुनाव में 2016 में हिलेरी क्लिंटन को जो है पॉपुलर वोट ज़्यादा मिला, लेकिन इलेक्टर्स उनको कम मिला, और ट्रंप को पॉपुलर वोट कम मिला लेकिन इलेक्टर्स ज़्यादा मिले। तो ये इसका अपना है लूप एंड होल्स है, तो जिसकी अलग से चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि ये इलेक्टर्स फिर जाके एक तरह से तो मान के चलिए कि वो घोषित हो जाता है जैसे ही कि इलेक्टर्स किसके पक्ष में कितने आए, कितने जीते, तो डिफैक्टो जो है आदमी वह जिसका अधिक जीतता है वो प्रेसिडेंट हो जाता है या उसका एक तरह से विजेता घोषित हो जाता है। लेकिन फिर प्रोसेस है कि फिर इसके अगले स्टेप में जाकर जो इलेक्टर्स अपने जिसके लिए इलेक्टर्स को चुना गया है, जिसको चुनने के लिए उसके पक्ष में मतदान करके जो है एक विधिवत जो होता है अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। उसमें भी फेथलेस इलेक्टर्स का एक अलग हिसाब किताब है। लेकिन इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है इलेक्टर्स की ही भूमिका होती है, जो कि जनता के बिहाफ में जो है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए चुने जाते हैं, जिसे कि हम निर्वाचक मंडल भी हिंदी में कह सकते हैं। इसका कोई संबंध जो होता है अमेरिकन कांग्रेस से नहीं होता है। तो अमेरिकन कांग्रेस की भूमिका केवल अप्रूवल की होती है। उसके बाद जो है अमेरिकन कांग्रेस जो है दोनों हाउस अपर एंड लोअर यानी कि सीनेट और फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको अप्रूव करती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब इस तरह से इस सिस्टम से चुनाव होता है तो कभी कभी टाई हो जाता है या फिर कुछ और कारण होते हैं, जिस मान लीजिए 270 जो है एक रिक्वायर्ड बहुमत के लिए मिनिमम जो होता है कोरम होता है, कभी उससे कम आया। तो ऐसी स्थितियां अगर हों जिससे कि प्रेसिडेंट न चुना जा सके और आपात स्थिति हो जाए, और एक अमेरिका में होता है कोई भी स्थिति में महामारी हो जाए, वर्ल्ड वार हो जाए, लेकिन चुनाव होता जरूर है तयशुदा टाइम पर, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट का इलेक्शन न हो पाए, टाई हो जाए, तो चुनना मुश्किल हो जाए, या फिर जो भी कोरम है उससे कम प्राप्त हो सबको, तो वैसी स्थिति में जो होता है भूमिका हो जाती है फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की और फिर सीनेट की। तो वैसी स्थिति में जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है और सीनेट जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है। तो ये एक स्पेशल केस हुआ। तो ऐसा प्राय नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया था, आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में हम कुछ इसी तरह के विषयों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।